जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर चढ़ाई की, तब इस बात को लेकर कोई डिस्कशन नहीं था कि कौन ताकतवर है। ऑब्वियस चीज है, अगर लड़ाई चलती रहती तो कौन जीतेगा ये भी लोग जानते थे। क्यों? दुनिया का सबसे बढ़िया मिलिट्री इक्विपमेंट किसके पास है? यूएस के पास। और दुनिया में सबसे शार्प मिलिट्री स्किल सेट है इसराइल के पास। लेकिन ईरान ने बीते 103 दिनों में जिस तरह से अमेरिका और इसराइल के साथ पूरी फारस की खाड़ी को छकाया है, उसने सबको हैरान किया है। ईरान लड़ाई बिल्कुल नहीं जीता है अभी, लेकिन जब जब सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अरबों डॉलर के अमेरिकी सर्वेलेंस प्लेन राख होते हैं, कतर के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से ड्रोन टकराते हैं, इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है और यूएई में अमेजॉन के डेटा सेंटर्स पर हमले होते हैं, तब दुनिया हैरान होती है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने ऐसे हथियार कहां से बना लिए, और जो हथियार बना लिए वो आयरन डोम जैसी जटिल रक्षा प्रणालियों को कैसे भेद दे रहे हैं। कुछ समय बाद जवाब आया। चीन चीन ने ईरान को हथियारों के लिए कल पुर्जे दिए, खासकर ड्रोन्स में लगने वाली चिप्स जो नेविगेशन में इस्तेमाल हो रही हैं, और मिसाइलों के ईंधन में पड़ने वाले केमिकल भी दिए। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का एक और मत है। उनके मुताबिक चीन न सिर्फ ईरान को कल पुर्जे दे रहा है, बल्कि अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेदू से टारगेटिंग इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। यही वजह है कि ईरान गल्फ और इसराइल में टारगेट्स को रियल टाइम ट्रैक कर पा रहा है और उसके ड्रोन और मिसाइल कहीं ज्यादा सटीकता के साथ वार कर रहे हैं। युद्ध के व्याकरण और शब्दावली का हम इस्तेमाल करें तो चीन ने ईरान की किल चेन को मजबूत किया है और इसका असर हम सबके सामने दिख रहा है। लेकिन आज हम राजदूत में ईरान की बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो इकलौता मुल्क नहीं है जिसे चीन अपने दुश्मन पर निशाना लगाने में हेल्प कर रहा है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर का वक्त, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया था, तब हर दिन लड़ाई एक कदम आगे ही बढ़ती थी। 10 तारीख को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन पर सीज फायर मांगा। क्यों? इसका जवाब 4 जुलाई 2025 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने फिक्की के एक प्रोग्राम में दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जनरल सिंह के पास सेना में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस का चार्ज था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को चीन से भारत की सैनिक तैयारियों पर रियल टाइम इनपुट मिल रहा था। चीन ने पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत की तीनों सेनाएं एक बड़े जवाबी हमले के लिए टुकड़ियों को और वेपन प्लेटफॉर्म्स को मोबिलाइज कर रही हैं। तब जाकर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई को फोन किया और लड़ाई रोकने का आग्रह भी किया। चीन भारत की रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैसे जुटा रहा था? अपने जासूसी सैटेलाइट्स के जरिए, और ये भारत के लिए एक बड़े एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में सामने आया था। लेकिन यही वजह थी कि जनरल सिंह ने जो चाइनीज हेल्प थी पाकिस्तान को, उसका जिक्र पब्लिकली किया था। लेकिन अगर वो रीजन फॉर कंसर्न था, तो द प्रिंट पर छपी सौम्या पिल्ले की रिपोर्ट रीजन फॉर वेरी बिग कंसर्न होना चाहिए। सौम्या ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे पाकिस्तान बड़ी तेजी से अपने जासूसी सैटेलाइट्स का एक पूरा कॉन्स्टलेशन बिल्ड कर रहा है। मतलब अब चीन पाकिस्तान को बस रियल टाइम इनपुट नहीं दे रहा, वो अब उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाने में मदद कर रहा है जिससे वो भारत की रियल टाइम इंफॉर्मेशन खुद ही इकट्ठा कर सकते हैं, हमारी सेना पर नजर रख सकते हैं। समय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 16 महीने में पाकिस्तान ने एक के बाद एक 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है और इस तरह से पार्क किया गया है स्पेस में, धरती के ऊपर एक ऐसी कक्षा में, कि ये लगातार भारत की निगरानी कर सकते हैं। पोटेंशियल है इनमें, चाहे बोला जाता हो कि सिविलियन यूज के लिए हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ये लाजमी है कि हम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम, उससे मिल रही चाइनीज हेल्प और इन दोनों के नतीजे में तैयार हो रहे पाकिस्तानी स्पाईसैट नेटवर्क की खूबियों और खामियों को समझें, क्योंकि जब अगली बार मुकाबला होगा तो पाकिस्तान इसमें बेहतर तैयारी के साथ उतर सकता है। इसीलिए आज के एपिसोड में हम आसमान में चल रहे पाकि चीनी भाई भाई की खबर लेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। हम इस खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले हम क्रेडिट भी देना चाहते हैं और आपको एक सलाह भी, कि अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो आप द प्रिंट पर सौम्या पिल्लई का लेख पढ़ें या फिर शेखर गुप्ता के साथ उन्होंने जो कट द क्लटर किया है वो आप देखें। आपको काफ़ी संदर्भ मिलेंगे जिनमें से कई की चर्चा हम यहाँ भी करने वाले हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत ने वेदर सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं ताकि खेती को बढ़िया इनपुट मिले।
टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट वगैरह के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, और फिर मिलिट्री यूज के लिए सैटेलाइट्स तो हमने लगाए ही हैं। इसरो ने मंगल का चक्कर लगाया है, चांद पर कदम भी रखा है। इसकी तुलना में पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कहीं नहीं ठहरता, जबकि उन्होंने भी 1961 में काम शुरू किया था, लेकिन 1990 से लेकर 2024 तक यानी लगभग 34 सालों में पाकिस्तान ने कुल 8 ही सैटेलाइट लॉन्च किए। 24 तक। उसके बाद क्या हुआ? 2025 शुरू होते ही अचानक तस्वीर बदलती है। सिर्फ 16 महीने में 6 लॉन्चेस हो जाते हैं, यानी पाकिस्तान के 64 साल लंबे स्पेस प्रोग्राम के 40% लॉन्च 1.5 साल में होते हैं। खोजने को आप इस बात में राहत भी खोज सकते हैं कि भारत की तरफ पाकिस्तान के पास कोई लॉन्च फैसिलिटी नहीं है, जबकि भारत न सिर्फ अपने ज्यादातर लॉन्च खुद करता है, बल्कि इसरो के लॉन्च प्रोग्राम को दुनिया के दूसरे देश भी इस्तेमाल करते हैं। हमको उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, कमर्शियल हम यूज करते हैं। पीएसएलवी और एलवीएम ने यूरोप और अमेरिका तक के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास अपनी कोई लॉन्च फैसिलिटी नहीं है, उसे या तो स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की मदद लेनी पड़ती है या फिर आयरन ब्रदर चाइना की। लेकिन हमारा राजदूत का तर्क कुछ और है। जब हम एक स्पाइसएट नेटवर्क की बात करते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्च किसने किया, कैसे किया, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आपके जासूसी सैटेलाइट्स की संख्या कितनी है, उनकी क्षमताएं क्या हैं। हमारा फोकस आज इस दूसरे एंगल पर है कि क्यों हमें पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम को थोड़ी गंभीरता से लेना शुरू करना चाहिए। ऊपर ऊपर से पाकिस्तान कहता है कि वो इन सैटेलाइट से मौसम की जानकारी इकट्ठा करेगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पिछले 16 महीने में जो 6 सैटेलाइट्स भेजे गए हैं वो सब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, यानी इनकी धरती की सतह से ऊंचाई जो है 100 से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच ही रहती है। इस रेंज में रहने वाले सैटेलाइट्स धरती की हाई डेफिनेशन पिक्चर्स ले सकते हैं। जिन पाकिस्तानी सैटेलाइट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो 500 से 700 किलोमीटर की रेंज में ही पार्क्ड हैं और बढ़िया तस्वीरें ले सकते हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने PAU SAT-1 लॉन्च किया। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन क्यूब सैट था, छोटा सैटेलाइट। ये सैटेलाइट तस्वीरें लेने, डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। PAOSAT-1 को लगभग 513 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ा गया है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब ऐसा ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट किसी इलाके के ऊपर लगभग एक ही वक्त में बार बार पहुंचता है। इससे हर बार तस्वीरें लेते वक्त सूरज की रोशनी और परछाई एक समान रहते हैं और इससे अलग अलग दिनों में तस्वीरों की तुलना की जा सकती है, पैटर्न निकाले जा सकते हैं। नोट कीजिए, जनवरी 2025 में यह सैटेलाइट छोड़ा गया। इससे सिर्फ 3 दिन बाद 17 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था PRSC EO-1। EO का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये सैटेलाइट धरती की तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया, जैसे आपके फोन में वाइड एंगल लेंस होता है उस तरह का इसमें भी है। पाकिस्तान ने कहा कि इससे उसकी रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने PRSS-2 यानी पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2 लॉन्च किया। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजता है। फिर 19 अक्टूबर 2025 को HS-1 लॉन्च किया। HS का मतलब हाइपर स्पेक्ट्रल। आसान भाषा में समझे तो एक साधारण कैमरे से आप एक कदम आगे की तकनीक की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कैमरा किसी जगह की एक 2D पिक्चर लेता है, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल सिस्टम अलग अलग तरह की रोशनी को रिकॉर्ड करता है और फिर उनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालता है। इससे कैमोफ्लेज की गई चीज़ों को भी समझा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। मसलन कोई टैंक स्क्वाड्रन जो अपने टैंक्स पर झाड़ियाँ डाल दे, उसे डिच में रख दे। साधारण सैटेलाइट्स को ऊपर से दिखेगा नहीं, झाड़ी झाड़ी दिखेगी, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टैंक्स को पहचान सकता है, उस अनोमली को देख सकता है कि इसके नीचे मेटल है। फिर अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने PRSC EO-3 लॉन्च कर दिया। यही वो सैटेलाइट है जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। इसमें वजह उसका कैमरा नहीं था बल्कि उसका रास्ता था। अमेरिकी कंपनी कॉमस्पॉक ने दावा किया कि सामान्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की तरह काम नहीं करता। इसके बजाय इसका ऑर्बिट ऐसा है कि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और स्पेशली जम्मू कश्मीर के इलाके पर कई पासेस ले सकता है। कॉमस्पॉक के मुताबिक इस सैटेलाइट से एक विशेष एरिया पर फोकस करवाया जाता है। इसी आधार पर कंपनी ने कहा कि यह सैटेलाइट कश्मीर पर लेजर फोकस रख सकता है। अगर इन 6 मिशंस को आप एक साथ रख के देखेंगे तो पैटर्न देखेगा। पहला सैटेलाइट बेसिक सर्विलेंस के लिए, दूसरा रिमोट सेंसिंग नेटवर्क को मजबूत करता है, तीसरा तस्वीरों की क्वालिटी बढ़ाता है, चौथा हाइपर स्पेक्ट्रल तकनीक जोड़ता है, इसमें कैमोफ्लेज की हुई चीज़ों को भी पकड़ता है, पांचवा AI से एनालिसिस करता है और छठा ऐसा ऑर्बिट पकड़ता है जहां से J&K को लगातार मॉनिटर किया जा सकता है। तो अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने स्पाइसएट नेटवर्क पर एक रणनीति के तहत काम कर रहा है और इसके बरक्स
भारतीय स्पेस प्रोग्राम जो दशक दर दशक शानदार प्रदर्शन करता आया, जिसका ताना डीआरडीओ और एचएएल जैसी संस्थाओं को दिया जाता था कि ये इसरो से सीखो, उसका सामना अब कुछ चुनौतियों से हो रहा है, जैसे बैक टू बैक लॉन्च फेलियर्स। मई 2025 में इसरो ने EOS-09 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। EOS-09 कोई नॉर्मल सैटेलाइट नहीं था, 1710 किलोग्राम का था। इसके अंदर एक सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR लगा था। आसान भाषा में कहें तो ऐसा सिस्टम जो बादलों, बारिश और खराब मौसम के बावजूद धरती की तस्वीरें ले सकता है, नीचे की चीजें दे सकता है। वेदर के बेनिफिट की जरूरत नहीं है, बादल में भी काम हो सकता है। सीमाई इलाकों में और सैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऐसी क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ये मिशन अपने निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाया, सही ऑर्बिट में पार्क नहीं हो पाया। इसके बाद जनवरी 2026 में एक और झटका लगता है। इस बार मिशन था EOS-N1। अन्वेष भी इसको नाम दिया गया। लगभग 150 किलोग्राम का सैटेलाइट था। इसकी खूबी थी कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए बना था, ठीक वैसा सैटेलाइट जैसा पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, जो छिपे हुए लेयर्स पढ़ सकता है, कैमोफ्लेज। फिर हमारा जो अपना नेविगेशन सिस्टम है नाविक, वो स्ट्रगल कर रहा है। हम पोलाइट भाषा में कह रहे हैं लगभग डिफंक्ट है। नाविक क्या है? हमारा अपना GPS जो हिंदुस्तान में बनाया गया, जिससे मिलने वाली टारगेटिंग इंफॉर्मेशन बहुमूल्य हो सकती थी अगर वो काम करता, क्योंकि हम अतीत में ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए फॉरेन सिस्टम्स पर निर्भर रहे हैं और कई बार मना कर देते हैं। कारगिल में हमने पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन मांगी, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन मांगी, यूएस ने मना कर दिया। तब हमने नाविक बनाया, लेकिन नाविक को ठीक से चलाने के लिए और पूरा जो हम एरिया चाहते हैं, कवरेज जो चाहते हैं, उसको स्वीप करने के लिए कम से कम 7 नेविगेशन सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। लेकिन भारत का 7 नेविगेशन सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन कभी आसमान में नहीं पहुंचा। जो 5 सैटेलाइट्स हमने पार्क किए थे, वो अब फेल हो रहे हैं। नाविक के पुराने सैटेलाइट्स में लगी एटॉमिक क्लॉक्स खराब हो रही हैं। सबसे पहले IRNSS-1A सैटेलाइट की तीनों एटॉमिक क्लॉक्स फेल हुई। इसके बाद दूसरे सैटेलाइट्स में भी दिक्कत आई। मार्च 2026 में IRNSS-1F की आखिरी काम कर रही एटॉमिक क्लॉक भी बंद हो गई। जब एटॉमिक क्लॉक बंद हो जाती है तो सैटेलाइट ठीक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है उसका टाइम स्टैम्प आपके पास में नहीं है। दिक्कत आती है, आप उससे पोजीशन नहीं निकाल पाते हैं। सैटेलाइट वहीं पे है, आसमान में है, लेकिन नेविगेशन में उसका उपयोग जो है घट जाता है। यानी एक के बाद एक दिक्कत भारत के स्पेस प्रोग्राम के साथ आ रही थी। और जब ये सब हो रहा था, तब पाकिस्तान चीन की मदद से एक के बाद एक एडवांस सैटेलाइट्स भेज रहा था। सौम्य अपने रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से एक और महत्वपूर्ण बात कोट करती हैं। वो बताती हैं कि इसरो जो सैटेलाइट्स के क्षेत्र में शानदार काम कर रहा था, अब गगनयान जैसे प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त है। इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जैसे नाविक, इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार स्पेस में निजी भागीदारी की तरफ देख रही है, लेकिन उसे सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाकर रखनी चाहिए। अब इंडियन स्पेस प्रोग्राम के सामने जो कई सारे चैलेंजेस हैं, जनरली वो राजदूत का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उससे थोड़ा बाहर का विषय है। हम IR डिस्कस करना पसंद करते हैं। हम स्पेस प्रोग्राम को उतना हमारे सिलेबस से थोड़ा बाहर का मामला है। बावजूद इसके हम आपका ध्यान इस पर दिलाना ही चाहते हैं कि जिन वैज्ञानिकों से हम नाविक और स्पाइसएट नेटवर्क जैसा काम चाहते हैं, उन्हें हम तारीफ के अलावा क्या दे रहे हैं। DRDO ने 5 जून को, यानी आज से 4 दिन पहले ही ओपनिंग निकाली थी। उसमें 11 साल के अनुभवी वैज्ञानिक को 1,23,000 रुपए की सैलरी दी जा रही थी। 1.25 लाख से भी 2,000 कम है। जबकि नासा के वैज्ञानिकों की एवरेज सैलरी 8 लाख से 14-15 लाख माहवारी होती है, फिर काबिलियत के हिसाब से बढ़ती ही जाती है। जाहिर है, जो क्रीम टैलेंट होगा, चाहे हिंदुस्तानी हो, हमेशा देशभक्ति देखकर काम नहीं करेगा, वो अपना फ्यूचर भी देखेगा। फिर हमारी एक बहुत ही अजीब आदत है, हम इस बात में खुशी ढूंढ लेते हैं कि मंगलयान का बजट 450 करोड़ था और वो अमेरिकन फिल्म जिसमें मैट डेमन का जो कैरेक्टर है मंगल पे फंसता है, उसका प्रोडक्शन बजट 658 करोड़ था। मतलब असली मंगलयान एक फिक्शनल मार्स मिशन पर बनी फिल्म से 200 करोड़ कम का था। अब हम इसमें करते हैं फख्र महसूस, जबकि हमें आनी चाहिए शर्म कि इसरो को एक फिल्म बजट से ज्यादा पैसा भी हम नहीं दे पाते हैं एक प्रोग्राम के लिए। तो यहां आपको उस सवाल का जवाब मिल रहा होगा कि हमारा नाविक बन क्यों नहीं पा रहा है, या हमारा स्पाइसएट नेटवर्क कहां है। लौट आते हैं वापस राजदूत के जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो हमारी एक्सपर्टीज जहां पे है। पाकिस्तान को चाइनीज मदद मिल रही है। पाकिस्तान पहले से J-10C लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान चीन से J-35 लेने वाला है, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा।
पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग चीन में चल रही, इस तरह की खबरें हैं। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान को KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान भी देने की बात कर रहा है, एवैक्स बेसिकली। समंदर में भी चीन पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान के लिए 8 नई हंगोर क्लास पनडुब्बियां बना रहा है, 4 अपने पास, 4 कराची में। इनमें एयर इंडिपेंडेंट propulsion लगा है, 4 बन चुकी हैं, एक तो सर्विस में भी है। भारत के पास आप अगर कंपेयर करने जाएंगे पाकिस्तान से, तो 3-3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, लेकिन अटैक सबमरीन्स के मामले में हम अभी भी पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं, डीजल इलेक्ट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं फाइटर जेट्स उनके पास आ रहे हैं, पनडुब्बियां उनके पास आ रही है, और अब चीनी मदद से तैयार हो रहा है उनका स्पाइसएट नेटवर्क। भारत हमेशा अपने आकार में अपनी सुरक्षा को नहीं खोजते रह सकता, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ पाकिस्तान का हाथ मजबूत नहीं हो रहा है, उस पाकिस्तान का हाथ मजबूत हो रहा है जो चीन का आयरन ब्रदर है। हिंदुस्तान एक सिंगल फ्रंट से घिरा हुआ है, और अब उसका सामना कटिंग एज चाइनीज टेक्नोलॉजी से होगा चारों तरफ से। जरूरी है कि हम इन सारे डेवलपमेंट्स पर बहुत ध्यान दें, जिनसे आपकी प्रतिद्वंद्विता है, जिनसे आपके डिफरेंसेस हैं, उनकी क्षमताओं को पहचानें और उस हिसाब से फ्यूचर की तैयारी करें। इसी नोट पर राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया था। प्रिंट की रिपोर्ट को तो हमने बार बार कोट किया ही, हम कहते भी हैं कि आप उनका भी पीस पढ़िए, देखिए और बने रहिए खबरगांव के साथ।